नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। 7 सितंबर को कन्याकुमारी से शुरू हुई कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा ने अब तक 15 में से 9 राज्यों को कवर कर लिया है, जिसके बाद फिलहाल अभी यात्रा 9 दिनों के ब्रेक पर है और इन 9 दिनों के ब्रेक के दौरान यात्रियों के ठहरने वाले कंटेनरों की मरम्मत की जा रही है और उन्हें यात्रा के अगले पड़ाव के लिए उत्तर में पड़ने वाली कठोर सर्दी के लिए तैयार किया जा रहा है। बता दें, यह जानकारी पार्टी के महासचिव जयराम रमेश द्वारा ट्वीट कर दी गई है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी लिखा कि कुछ दिन के इस ब्रेक के बाद कांग्रेस की यह पदयात्रा 3 जनवरी 2023 को फिर से शुरू होगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद द्वारा पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की तुलना भगवान राम से किए जाने पर भाजपा और उन पर हमलावर हो गई है। हालांकि खुर्शीद का इस पर कोई खासा असर देखने को नहीं मिला। दरअसल खुर्शीद ने सोमवार को मुरादाबाद में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के उत्तर प्रदेश में व्यापक रूप से न आने के सवाल पर राहुल की तुलना भगवान राम से करते हुए कहा था कि भगवान राम हर जगह नहीं जा सकते, जबकि उनकी खड़ाऊ बहुत दूर तक जाती है। वहीं भाजपा ने उनके इस बयान पर आपत्ति जताई है, जिसे लेकर खुर्शीद ने मंगलवार को नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि मैं नागपुर से पूछकर अपनी बात नहीं बदलूंगा। नागपुर इस देश को नहीं चला सकता। कोई इंसान जब बहुत ऊंचाई पर पहुंचता है तो उसे क्या कहूंगा, वह भगवान समान ही माना जाएगा। बीजेपी बहस कर इसे विवादित ना बनाए। भारत की सभ्यता में राम है, हिंदू धर्म एक व्यापक धर्म है। मैं नागपुर से पूछकर अपने नेता राहुल गांधी की तारीफ नहीं करूंगा। इसके साथ ही सलमान खुर्शीद ने आगे कहा कि राहुल गांधी जब पूछते हैं कि चीन हमारी धरती हड़प रहा है, तो बीजेपी कहती है कि राहुल देश के सैनिकों का अपमान कर रहे हैं। जब मैं भगवान राम की तारीफ करता हूं तो वह कहते हैं भगवान राम का अपमान कर रहे हैं। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने बीजेपी सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर के चाकू वाले बयान को हेट स्पीच करार देते हुए इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख करने की बात कही है। जयराम रमेश ने पीटीआई भाषा से बात करते हुए कहा कि कर्नाटक में की गई बीजेपी सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर की टिप्पणी नफरत भरे भाषण का एक स्पष्ट उदाहरण है और मैं उनके खिलाफ इस तरह की टिप्पणी करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय का रुख करूंगा। प्रज्ञा ठाकुर की टिप्पणी स्पष्ट रूप से समाज को विभाजित करने की कोशिश करती है। गौरतलब है कि रविवार को शिवमोगा में हिंदू जागरण वेदिके के दक्षिणी क्षेत्र के वार्षिक सम्मेलन में बोलते हुए भोपाल से बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि जो कोई भी हमारे घर में घुसपैठ करता है उसे करारा जवाब दिया जाए। ठाकुर ने कहा, अपने घरों में हथियार रखो और भी कुछ नहीं तो कम से कम सब्जी काटने वाले चाकुओं में धार तो रखो। पता नहीं क्या स्थिति आ जाए। जब आत्मरक्षा का अधिकार सबका है, कोई घुसपैठ कर हमारे घर और हम पर हमला करता है तो करारा जवाब देना हमारा अधिकार है। मंगलवार 27 दिसंबर को महाराष्ट्र विधानसभा में कर्नाटक के साथ चल रहे सीमा विवाद को लेकर एक प्रस्ताव पास किया गया है, जिस पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने प्रस्ताव की आलोचना करते हुए कहा कि वो हमें भड़काकर बांटने की कोशिश कर रहे हैं। हम इसकी निंदा करते हैं। राज्य पुनर्गठन एक्ट 1956 में पास किया गया था और तब से ही दोनों राज्यों के लोग मिलकर सद्भाव से रहे हैं। एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के अनुसार सीएम बोम्मई ने कहा कि महाराष्ट्र राजनीति कर रहा है, यह सिर्फ एक नौटंकी है और 1 इंच भी जमीन हम महाराष्ट्र को नहीं देंगे। हम कन्नड़ लोगों के हितों में काम करते रहेंगे। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि हमारा प्रस्ताव महाराष्ट्र से अलग है। हमने किसी को जमीन लेने को नहीं कहा, लेकिन वो हमारी जमीन लेना चाहते हैं। दरअसल सारा मामला ये है कि महाराष्ट्र पहले के बम्बई प्रेसिडेंसी का हिस्सा रहे बेलगावी पर दावा करता है, क्योंकि वहाँ बड़ी संख्या में मराठी भाषी बोलने वाले लोग रहते हैं और साथ ही वह कर्नाटक के 800 से ज्यादा मराठी भाषी गाँवों पर भी दावा करता है। वहीं कर्नाटक का कहना है कि सीमांकन राज्य पुनर्गठन कानून और 1967 की महाजन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार भाषाई आधार पर किया गया था, जो कि अंतिम है। शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे के नेता उद्धव ठाकरे ने मंगलवार को पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री और उनके गुट के विधायकों द्वारा बालासाहेब ठाकरे के पोस्टर का इस्तेमाल किए जाने की आलोचना करते हुए कहा कि ये तस्वीरें उनके द्वारा खींची गई थीं। इसके साथ ही उन्होंने शिंदे सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि तस्वीरें इस्तेमाल करने के लिए उनके पास दिमाग नहीं है और वे राज्य में शासन कर रहे हैं। इस तरह का बुलबुला ज्यादा देर तक नहीं टिकेगा। उन्हें फोड़ने के लिए महज एक पिन की जरूरत है। ठाकरे ने आगे कहा कि प्रतिदिन घोटाले हो रहे हैं, कुछ तो नैतिकता बची होनी चाहिए। मैंने इस वजह से एक मंत्री को बर्खास्त कर दिया था, इसलिए कि सभी घोटालेबाजों ने अपने घोटाले छिपाने के लिए पाला बदल लिया है। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री ने यह भी दावा किया कि नए साल में किसी भी समय चुनाव की घोषणा हो सकती है।
मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती का एक नया वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, जिसमें वह लोधी समाज को यह कहती नजर आ रही हैं कि मैं तुम्हें राजनीतिक बंधन से मुक्त करती हूं। दरअसल मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में लोधी समाज के युवा युवती परिचय सम्मेलन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उमा भारती ने कहा कि मैं चुनाव में आऊंगी, मंच से संबोधित भी करूंगी, लेकिन मैं यह नहीं कहूंगी कि लोधियों तुम बीजेपी को वोट करो। मैं सभी से कहती हूँ कि तुम बीजेपी को वोट करो, क्योंकि मैं तो अपनी पार्टी के निष्ठावान सिपाही हूँ, लेकिन मैं आपसे थोड़ी अपेक्षा करूंगी कि आप पार्टी के निष्ठावान सिपाही होंगे। अब आपको अपने आसपास का हित देखना है। उमा भारती ने आगे कहा, क्योंकि अगर आप पार्टी के कार्यकर्ता नहीं हैं, अगर आप पार्टी के वोट नहीं हैं, तो आपको सारी चीजों को देखकर ही अपने बारे में फैसला करना है। यह मानकर चलिए कि प्यार के बंधन में तो हम बंधे हुए हैं, लेकिन राजनीतिक बंधन से मेरी तरफ से आप पूरी तरह से आजाद हैं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मंगलवार को जारी की गई वित्त वर्ष 2021-22 की भारत में बैंकिंग के रुझान एवं प्रगति की रिपोर्ट के मुताबिक सितंबर 2022 में बैंकों का GNPA यानी फंसा हुआ कर्ज कुल परिसंपत्तियों के 5% पर आ गया है। बता दें, वित्त वर्ष 2017 और 18 में बैंकों की परिसंपत्ति गुणवत्ता समीक्षा करने के बाद यह हाई लेवल पर पहुंच गया था और रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2021 और 22 के अंत में यह 5.8% पर रहा था। हालांकि RBI की यह रिपोर्ट मौजूदा आर्थिक स्थिति को देखते हुए कोई भी लापरवाही न बरतने की नसीहत देती है। रिपोर्ट के अनुसार भले ही भारतीय बैंक क्षेत्र इस समय सुधरी हुई परिसंपत्ति गुणवत्ता और तगड़ा पूंजी आधार होने से मजबूत बना हुआ है, लेकिन नीति निर्माताओं को बड़ी तेजी से बदलते हुए वृद्ध आर्थिक हालात को लेकर सजग रहना होगा, क्योंकि ये विनियमित इकाइयों की सेहत पर असर डाल सकती है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।